This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. ये आकाशवाणी है. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे. माननीय अध्यक्ष जी. प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित. सर, क्वेश्चन नंबर 161. प्रश्न संख्या 161. क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय संदर्शी योजना के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP-1 से किस तरह से केंद्र और राज्य स्तरों पर तथा देश के कुछ चिन्हित प्रमुख शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं में नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा और बांध सुरक्षा आकलन तथा कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्षमताओं में सुधार होगा? विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव और नंदुरबार जिलों में वर्षा जल संचय कैच द रेन जागरूकता सृजन अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है? और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के उपरोक्त जिलों में शुरू या स्थापित किए गए खुले वर्षा केंद्रों, तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र की संख्या कितनी है? और क्या सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? और यदि हां, तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री. माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है. माननीय सदस्य. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी. मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है. मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है. मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नंदुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे कि नंदुरबार, जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिंचाई और पेयजल की समस्या का एक निवारण हो सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऐसे बेसिस जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है, सरप्लस है, वहां से डेफिसिट बेसिस में पानी ट्रांसफर करना, ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिससे देश का लॉन्ग टर्म पानी की अवेलेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है. माननीय अटल जी के समय से इस पर विचार हुआ था. दुर्भाग्य से बीच के कालखंड में उस पर जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम नहीं हो पाया. मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं सदन को, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और देश को अवगत कराना चाहता हूं एक शुभ समाचार के साथ में, कि देश में नदियों को जोड़ने के जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, एक नए युग की शुरुआत करते हुए कल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला करके केन और बेतवा नदी के जोड़ने की शुरुआत को अनुमति प्रदान की है. 44,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, पार-तापी नर्मदा और दमन-गंगा पिंजल दोनों नदियों को जोड़ करके इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में वाटर शेयरिंग ऐसा करने का प्रावधान है. लेकिन हम सब जानते हैं कि क्योंकि जल राज्यों का विषय है और राज्यों को इसमें प्रारंभिक तौर पर सहमति बनाने की आवश्यकता होती है. गत लंबे समय से लगातार जल शक्ति मंत्रालय उसके लिए प्रयास कर रहा था. अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच में हुई बैठक, जिसने इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके बाद में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस नेशनल प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉ करने का ऐसा घोषणा करते हुए चिट्ठी लिखी है. मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से भी और महाराष्ट्र से आने वाले अन्य सदस्यों से भी कि महाराष्ट्र की सरकार को निश्चित रूप से, हम तो अपने स्तर पर लिखेंगे ही, लेकिन आपको भी निश्चित रूप से इस पर महाराष्ट्र की सरकार से बात करने की आवश्यकता है और महाराष्ट्र की सरकार इस पर पुनर्विचार करे
और हम बाद में बैठ करके किस तरह से इस मुद्दे को और अधिक हम सुलझा सकते हैं, सुगमता से इसको सिरे ले जा सकते हैं, ताकि एक बहुत बड़ा विषय मुंबई की पानी की सिक्योरिटी को लेकर के भी, और जहां पानी दोनों राज्य और अधिक बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको पूरा किया जा सके। माननीय सदस्य। मेरा दूसरा प्रश्न जल जीवन मिशन से संबंधित है। इस जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में हुई थी और 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक जल पहुंचाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र में इस योजना का कार्य बहुत ही धीमे गति से हो रहा है। डीपीआर बनाने के लिए 5 जिलों के लिए एक ही एजेंसी अपॉइंट की जा रही है और वो भी पिछले महीने अपॉइंट हुई, तो अभी तक डीपीआर बनाने का कार्य वो एजेंसी ने शुरू भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ने अपनी 4th रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि जल जीवन मिशन के डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में संबंधित सांसद के इनपुट्स को भी लेना अनिवार्य होना चाहिए। मैंने ये प्रश्न पिछले इस साल के बजट सत्र में भी पूछा था, जिसका माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार में उत्तर दिया था, लेकिन अभी भी डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में सांसदों का इनपुट्स नहीं लिया जाता। अधिकारी यह जवाब देते हैं कि हमें कोई निर्देश नहीं है सरकार की ओर से। तो मैं मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है। क्या मंत्री जी महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देंगे कि एक जिले के लिए एक एजेंसी डीपीआर बनाने के लिए अपॉइंट की जाए, ताकि डीपीआर बनाने का कार्य जल्द हो? और क्या सरकार इस योजना की गाइडलाइंस को अमेंड करके सांसद के इनपुट्स भी डीपीआर में जोड़ने का प्रावधान करेगी? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में, एक पूरक प्रश्न में 2 प्रश्न मेरे सामने रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक आपका संरक्षण चाहता हूं कि ये जो प्रश्न है इसको निश्चित रूप से आपके सेक्रेटरीट को देखना चाहिए। जो प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 का A, B, C, D 4 कंपोनेंट है, उन चारों में आपस में कहीं कोई रिलेशन नहीं है। चारों ही प्रश्न जो हैं पूरे मेरे मंत्रालय की जितनी भी सब जो विभाग है उन सब से जुड़े हुए अलग अलग प्रश्न हैं। ना कि मुझे उस उत्तर देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पता है, परंपराएं हैं, मुझे लगता है कि उसका कहीं न कहीं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। जो 2 प्रश्न माननीय सदस्य ने खड़े किए हैं कि विभाग जो है महाराष्ट्र के शासन ने जो टेंडर किया है डीपीआर बनाने के लिए, जिन एजेंसीज को नॉमिनेट किया है, जिनको नामित किया है, हम सब जानते हैं राज्य क्योंकि राज्य का विषय, इसलिए ये सारी प्रक्रिया को करना ये राज्यों का अधिकार है। इसमें हम किसी भी तरह का दिशा निर्देश उनको दें कि तो आप इस तरह से करेंगे, ये फेडरल स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए काम की गति बनी रहे। हम लगातार राज्यों के साथ में सेक्रेटरीज के लेवल पर, मिनिस्टर्स के लेवल पर बात करते हैं। हर 3 महीने में हम जो है प्रोग्रेस की समीक्षा भी करते हैं। ये सही है माननीय सदस्य का कहना कि पिछले 2 वर्षों में 2019 से जब कार्य प्रारंभ हुआ तब से महाराष्ट्र में जिस अपेक्षित गति से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बजट में 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इसके लिए किया है और मुझे लगता है कि इस बार से लेकर के आने वाले 2 वर्षों में इसमें और अधिक गति इस कार्यक्रम में जल जीवन मिशन में महाराष्ट्र में भी मिलेगी। जहां तक माननीय सदस्यों से जो है इनपुट लेने के लिए गाइडलाइंस में अमेंडमेंट का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ गाइडलाइन भी है और हमने नवंबर 2020 में इसको एक बार नोटिफिकेशन करके स्टेट्स को भेजा भी है कि 2 स्तर पर, एक तो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान जो भी बनता है जल जीवन मिशन का, उसमें माननीय सदस्य से आपको अनुमति लेने के लिए उसको भेजना आवश्यक है और उसके बाद में 15 दिन में अगर सांसद का उसमें रिप्लाई नहीं आता है तो उसे डीम्ड जो है अनुमति ऐसा मानते हुए उसे आगे बढ़ा जा सकता है। और उसके साथ साथ में इसके उद्घाटन और शिलान्यास दोनों में माननीय सदस्यों को आवश्यक रूप से उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित कर बुलाया जाना चाहिए। ये 2 बार हमने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। मैं आप सब सदस्यों से कहूंगा कि मैंने आप सबको आपके ईमेल पर उस नोटिफिकेशन की कॉपी भेजा है, आप अपने ईमेल को चेक करें। मैं आपसे जो है एक बार फिर आप सबको एक बार ईमेल पर भेज दूंगा, उसको लेकर के आप अपने राज्यों की सरकार के सामने, उसको राज्यों के प्रशासन के सामने उस विषय को रख सकते हैं। और उसके बाद में यदि आपको नहीं बुलाया जाता है तो माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके अधिष्ठाता भी हैं, हम सबके संरक्षक भी हैं, गार्जियन भी हैं, हम जो है अपनी इस दुविधा के समाधान के लिए उनके पास में आकर के अपनी बात रख सकते हैं। माननीय श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।
हमारे देश में बाढ़ के कारण गए 5 सालों में 29 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का नुकसान हुआ है, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और उसी के साथ में 90,000 करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। बाढ़ के अलावा हमारे यहाँ पर भीषण सूखा भी पड़ता है और यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीडीपी के 1.5 से 2.5% का नुकसान आने वाले समय में इसके कारण होने वाला है। मंत्री जी ने अपने जवाब में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पूरा ब्यौरा दिया है और उसके अंतर्गत 2014 में एक कमेटी भी स्थापन हुई है जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करेगी। मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि इंटरलिंकिंग का उद्देश्य बाढ़ प्रबंध है और हमारे देश में और महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। मुझे लगता है इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आवश्यकता है, जैसे परमानेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट ग्रुप, जैसे जीएसटी काउंसिल है टैक्स और रेवेन्यू के लिए, उसी तरह इस ग्रुप का फॉर्मेशन हो और इसका अध्यक्ष जो है जल मंत्रालय करे, मंत्री जी करे और उसके जो सदस्य हो, जो हर सदस्य राज्य में जिस राज्य में बाढ़ आती है उस राज्य के मंत्री इसके सदस्य हो, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए प्लानिंग हो सके और फ्लड कंट्रोल पे हम काम कर सकते हैं। मुझे लगता है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण होगा। तो इसका एक सुझाव जो है वो स्टैंडिंग कमेटी वाटर रिसोर्सेज कमेटी ने भी मंत्रालय को दिया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस पर कुछ मंत्रालय काम कर रहा है कि। और उसी के साथ में अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के प्रोजेक्ट में से खुद को विड्रॉ किया है। इसका एक कारण है मंत्री जी, ये जो दमनगंगा और पिंजार ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो तापी नदी पर डैम बांधना है वो तापी नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होके जाती है और हमने गुजरात को रिक्वेस्ट की थी कि जो गुजरात में पानी जाता है 434 मिलियन क्यूब, तो उसका जो है उठाने का परमिशन जो है वो गुजरात सरकार से हम मांग रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने इसको पेंडिंग 2017 से रखा है, तो इसलिए कोई भी सोल्यूशन उसमें से नहीं निकल रहा था। इसलिए महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि खुद का प्रोजेक्ट वो खुद करेंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आदरणीय श्रीकांत शिंदे जी माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है वो सुझाव के रूप में ज्यादा था। मैंने जैसा प्रश्न के उत्तर में भी कहा, अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में भी कहा कि देश के लगभग 16-17% हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और लगभग इतने ही इससे कुछ कम हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नदियों को जोड़ने की कल्पना ऐसी की गई थी। निश्चित रूप से ऐसा करने के उसके माध्यम से हम देश के बाढ़ की समस्या को भी और सूखे की चुनौती के ऊपर भी एक बहुत लंबे समय के लिए जो है विराम लगा सकते हैं, इस चुनौती को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जल संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को इसमें खुले मन के साथ में आने की आवश्यकता है। जैसा मैंने केन बेतवा के लिए आप सबसे आग्रह किया, आप सबको अभी सूचित किया, केन बेतवा नदी के जोड़ने की भी डीपीआर 2005 में बनी थी, 8 में नेशनल प्रोजेक्ट हुआ, लेकिन राज्यों को वाटर शेयरिंग जो है उसके ऊपर अपना एमओयू करने में 13 साल उसके बाद में लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद में ये हो पाया। मैं दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये केवल एक नदी जोड़ने की का विषय नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत उनके माध्यम से हुई है कि देश के अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह की शुरुआत हो, इस तरह का काम हो। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यदि किसी विषय पर कहीं सहमति न बन पा रही हो तो हमें सहमति बनाने के रास्तों को खोज करके प्रयास करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा फिर माननीय सदस्य से कि अपने राज्य की सरकारों से बात करके, राज्य की सरकार से बात करके इसमें सहमति किस तरह से बन सकती है इसका मार्ग खोजें, बजाय इसके कि हम उससे विड्रॉ करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म नुकसान जो है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में होगा। श्री माननीय ए राजा जी। Sir, beside the river linking, the questions pertain to dam rehabilitation and improvement project, DRIPS. Sir, yesterday we passed the dam safety bill in spite of the protest made by the various political parties, including DMK. Sir, right or wrong, the bill has been passed. But one of the reasons which was cited by the honorable member, minister, when the bill was passed, that we are going to get huge fund for dam safety under dam rehabilitation improvement project DRIPS. Sir, also the government is claiming that the first phase of the DRIPS is successful, and they promise that the phase 2 and phase 3 they are going to get 10,000 crore to improve the safety and improvement of the dams for 700 dams
across the country. Sir, I want to know, with the assistance of the World Bank, as you assured in this House, whether the 10,000 crore for phase 1, phase 2 is going to be obtained for 700 dams. If it is so, out of 700 dams, how many dams can be improved in Tamil Nadu? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज 1 कंप्लीट हुआ है, 2012 से शुरू होकर के अब पूरा हुआ है और उसमें जिन राज्यों ने सहभागिता की थी उन राज्यों के ऐसे हमने 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा डैम्स पे जो है उल्लेखनीय कार्य किया है। 2 और 3 पर जिन राज्यों ने सहमति व्यक्त की है उन राज्यों को लेकर के हम काम में आगे बढ़े हैं। तमिलनाडु के बांधों की जो सूची है वो सूची मैं माननीय सदस्य को जो है वो आज ही इनके ऑफिस में उपलब्ध करा दूं। डॉक्टर एम गुरुमूर्ति जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. Andhra Pradesh is a land of many rivers and lakes, and it is popularly referred to as the riverine state, sir. There are 40 major and medium and minor rivers in the state of Andhra Pradesh, sir, of which Godavari, Krishna and Penna are prominent rivers in peninsular India. Sir, all these rivers are carrying 2,765 TMC of water annually at a 75% dependable yield, sir. Can the minister provide the details of approved DPRs of inter-basin water transfer links involving the state of Andhra Pradesh, sir? Thank you, sir. के इंट्रास्टेट लिंक्स जो हैं जिसकी चर्चा उन्होंने माननीय सदस्य ने की है, ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने जो है 30 ऐसे लिंक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफर होना है। इंट्रा स्टेट लिंक्स के लिए जो डीपीआर स्टेट्स प्रपोज करके देता, हम सिर्फ उसका अप्रेजल का काम करते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि हम इंट्रा स्टेट लिंक्स के बारे में जो विषय रखा है, राज्य इस तरह के प्रस्ताव करेगा तो हम निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करके राज्य के सहयोग से काम करेंगे। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों का इस विषय पर आग्रह है। मैंने कल ही माननीय सदस्यों को आग्रह किया था कि सप्लीमेंट्री एक सप्ताह में एक मिलेगी, बहुत आवश्यक होगी तो 2 मिलेगी। इसलिए कई माननीय सदस्य जो उन्हें सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं इस सप्ताह में, उनको मौका नहीं मिलेगा। मेरा आग्रह है कि वो हाथ खड़े न करें। प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी जी। प्रताप सारंगी। सर, मान्य सर स्पीकर सर, नदी संयोगीकरण योजना में काम किधर प्रारंभ हुआ और इसका डिटेल विवरण देंगे क्या? और उड़ीसा में महानदी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी के साथ, इसका काम कब तक प्रारंभ होगा और कब तक समाप्त होने की संभावना है? क्या यह सत्य है नदी संयोगीकरण के द्वारा सरप्लस रेन वाटर डेफिसिट एरिया को सहज रूप से ट्रांसफर हो जाता है और फलस्वरूप बनिया और सूखा का सहज प्रतिकार हो जाता है? क्या इसमें नदी का अविरल प्रवाह से कोई अंतर आएगा क्या? इसके ऊपर कोई स्टडी हुआ है क्या? इसके द्वारा इरिगेशन, फिशरी और विद्युत उत्पादन की कोई योजना है क्या? यदि हाँ, इसका विस्तृत विवरण देने को मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पहले 2 प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उन दोनों में मैं इसका उत्तर समाहित था। मैंने सदन को हर्ष के साथ में सूचित किया था कि पहली नदी जोड़ने की ऐसी परियोजना को कल ही कैबिनेट ने अनुमति दी है। क्योंकि शेष परियोजनाओं पर अभी राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये कहना कि वो कब प्रारंभ होगी और कब तक समाप्त हो जाएंगे मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन जिस केन बेतवा लिंक परियोजना की को कल अनुमति दी है, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसके मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। 44,000 करोड़ की लागत से केन और बेतवा नदी के बीच में जो नदी जोड़ने के प्रकल्प को मंजूरी दी है, उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन 138 मेगावाट का होगा। 25 मेगावाट जो है अनकन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से बिजली आएगी। 62 लाख लोगों को पेयजल की सुरक्षा मिलेगी और लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र, बुंदेलखंड का जो पानी इसकी एक एक बूंद के लिए तरसता है, उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बनेगी। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक गेम चेंजिंग उस पूरे एरिया के लिए होगा।
जहां तक फिशरीज का माननीय सदस्य ने प्रश्न खड़ा किया है, स्वीट वाटर फिशरीज को डेवलप करने की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बांधों में बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल ही हमको इस तरह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से सोचते हुए भी हम उसमें काम करेंगे। जहां तक नदियों की अविरलता को लेकर के माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से नदियों के हाइड्रोलॉजी को देखते हुए सरप्लस पानी जो बरसात के समय में होता है उसी को ट्रांसफर इसके माध्यम से किया जाता है। इसलिए किसी भी तरह के नदी के कंटिन्यूअस फ्लो को लेकर के इसमें कोई भी एडवर्स इंपैक्ट जो है इस तरह के इंटरलिंकेज के न हो, ये हमने उसके स्टडी के समय और हाइड्रोलॉजी स्टडी के समय में ही उसका विचार हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कुमार दनीश अली जी। क्वेश्चन नंबर 162। प्रश्न संख्या 162। क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क क्या केंद्रीय हज समिति का गठन कर लिया गया है? ख यदि नहीं तो इसको गठित किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं? ग क्या ऐसी समितियां कुछ राज्यों में केवल कागजों पर ही गठित हुई हैं? और घ यदि हां तो सरकार द्वारा इनको कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। माननीय मंत्री जी। उत्तर 100% पे। सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। इसमें सेंट्रल हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुई, पिछले 2.5 वर्ष हो गया। और मैंने एक सवाल अनस्टार्ट क्वेश्चन में 839 जो 2 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा, उसमें भी लगभग प्रक्रिया समझाई गई कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं उनके का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इवन इस सदन से भी 2 सदस्य जो है वो कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको भी नहीं लिया गया। 2.5 साल हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने इसमें आखिर में प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस पिछले 2.5 साल में नहीं था, 3 दिसंबर को कोर्ट ने नोटिस किया है, तो आप मैटर सब जुडिस बता रहे हैं। हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली ना होने से पिछले कई वर्षों से इतनी दिक्कत हुई है। भले ही हज नहीं हुआ पिछले 2 साल में, लेकिन जो 21 जगह से फ्लाइट्स हज की जाती थी, जिसमें वाराणसी भी था, चेन्नई भी था, इवन कई मुख्यमंत्रियों ने लेटर लिखा है, तो ये सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके कई जगह मैं प्रिपरेशन पूछ रहा हूं। माननीय सभापति जी, आपका संरक्षण मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। संरक्षण जब भी मिलेगा जब प्रश्न पूछोगे। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो। और उसके साथ साथ एक जो हज के तरफ से ये आता था कि सब्सिडी बहुत दी जाती है। अच्छा हुआ ये सब्सिडी खत्म हुई, क्योंकि ये जो हाजी थे, जो जाने वाले थे, उस समाज के लोगों से बार बार वो ये पहल होती थी कि ये सब्सिडी महाराजा को ना दे करके ये सब्सिडी खत्म की जाए। अच्छा है कि महाराजा भी अब जो है टाटा को दिया जा रहा है, क्योंकि वो एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। ये अच्छा हुआ सरकार ने एक सब प्रश्न तो कर लूं मैं, सरकार ने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सालों में कितनी स्कॉलरशिप का पैसा उन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को दिया गया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और हज कमेटी के कारण पूरी की पूरी हज की व्यवस्था में दिक्कत आ रही, मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि हज प्रोसेस और हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई विभागों के साथ साथ जो जद्दा में हमारे सीजीआई हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग करके और हज को सुगम तरीके से, सरल तरीके से, सफल तरीके से हो सके, इस काम को करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के चलते और सऊदी अरब किंगडम के जो भी दिशा निर्देश हैं उसके कारण हज 2020 और 2021 नहीं हुआ। और हमें इस बात को कहने में आपके माध्यम से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज्यादा इतिहास में हज यात्री हज यात्रा पर 2019 में जा चुके हैं।
और ये संख्या जो है वो जितने भी देश हैं, केवल जो इंडोनेशिया है उसके कुछ हजार जो हैं वो ज्यादा हैं। माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज बताना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग हज की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स में जो आपने कहा हज सब्सिडी खत्म करना, उसके साथ साथ बिना महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी, ये जो बाध्यता थी उसको खत्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो जरूर करेंगी। उसके साथ साथ हमने 100% पूरी की पूरी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया है। और मुझे इस बात को कहने में इस सदन में खुशी है कि भारत पहला देश है जिसने पूरी की पूरी अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिडिल मैन है उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। उसके अलावा ई टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान 3-4 सालों के अंदर हमने की है। ई मसीहा यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की सुविधा की व्यवस्था हम यहां और सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो करता है। मोबाइल ऐप इस बार हमने जितनी इससे पहले 3 सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के जरिए आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थी वो खत्म की हैं। उससे जो आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के खात्मे का जो है वो आपको फायदा क्या हुआ है, मतलब उसका लाभ क्या हुआ। देखिए हज सब्सिडी हमारे समय तो हमने तो की नहीं थी। हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से झुंझुना था, झुंझुना भी नहीं था बल्कि एक छल था, पॉलिटिकल छल। मैं आपको केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार की नेक नियति का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे उन्हें देना पड़ता था 1,97,783 रुपीज, 1,97,783 रुपीज। और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को कितना देना पड़ रहा है? 86,000। उसी तरह से मंगलुरु में जो हज यात्री हज सब्सिडी के साथ जाते थे उनको 1,33,400 कुछ देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80,000 रुपया बेंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर के, नागपुर से लेकर के, मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हज सब्सिडी खत्म तो हुई लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि बिचौलियों का और जो बीच में इस तरह के लोग जो गड़बड़ झाला करते थे उनका खात्मा हुआ है। अब सवाल है हज सब्सिडी, हज कमेटी का। आपने जो कहा हज कमेटी के न बनने से सारे काम रुक गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हज प्रक्रिया में अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाएं लग करके काम करती हैं। उसमें हज कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है। लेकिन क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के कारण हज नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया अभी जो है वो प्रोसेस में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने PIL वगैरह की, उसकी वजह से हम उसका पूरा डिटेल आपको आंसर नहीं दे पाया और इसलिए मैंने कहा है कि मैटर इज सब जुडिस। माननीय सदस्य सर, माननीय मंत्री जी ने इधर उधर की बात खूब करी, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई। कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर सर दिसंबर में गया है, आपको परसों नोटिस मिला है 3 तारीख को, और आप कह रहे पैंडेमिक के चलते हज कमेटी को। ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कितनी स्टेट में हज कमेटी इस काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने इस दौरान अगर हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वो खत्म कर दिया। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं।
आप खाली अपने कंट्रोल में रख के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 2 मेंबर यहां से जाने चाहिए, आपने क्यों नहीं आज तक लिए? हज कमेटी क्यों नहीं कंस्टिट्यूट की? सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं आपका नारा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हज कमेटी वाले भी प्रयास करें ना। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, ये प्रश्नकाल है। गलत बात, आपकी बात कोर्ट में नहीं आएगी। माननीय मंत्री माननीय सदस्य बहुत आप उनकी तरफ जो मेरी जब देख के माननीय सदस्य उनकी बात कोई रिपोर्ट नहीं। माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई, और हज यात्रा नहीं हुई जिस पूरे देश और पूरी दुनिया उससे 2-4 रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, वो मैटर सब जुडिस है। इतना हमने तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? माननीय अब्दुल खलीक जी। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री पूछने के मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने बोला ये साफ जुडिस है, क्यों साफ जुडिस है वो नहीं बोला। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने सटीक ही पूछा, सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जहां इस हाउस से भी 2 मेंबर जाते हैं, उसका भी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए आपसे मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप नॉमिनेट करते हैं, तुरंत हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जो हज सब्सिडी तब बोला गया था, ये जो सब्सिडी का पैसा से मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलप होगा, और प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने वो जवाब नहीं दिया। ओके, जो पोस्ट मैट्रिक को है, लेकिन क्या हुआ वो जवाब चाहिए। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड है और वो काम कर रही है। थैंक यू। कनीमोजी जी। More than 10,000 applicants for Hajj pilgrimage are waiting in Tamil Nadu. On the other day, I raised the issue. I want to know whether the Chief Minister whether any response to Chief Minister Tamil Nadu's letter, which he has written long back. We are waiting for the answer. The government of Tamil Nadu is waiting for the minister's answer. Dhanyavad. I want to know an affirmative answer to restore Chennai as ferrying point. Thank you. आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय बालू जी, उसके बाद आपके निर्देश पे हम लोग बाद में भी मिले थे। जो इस बार का हज हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि इस बार हज हो, तो इस बार का जो हज है वो एक विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, और हज करने के लिए हमें सऊदी अरब किंगडम जाना होता है, और उस सरकार के जो भी प्रोटोकॉल और जो दिशा निर्देश हैं उसका हम पालन करते हैं और हमें करना ही चाहिए। सर, इन सर्कमस्टेंसेज में डिफरेंट जो हमारे एजेंसीज हैं, मैं बताता हूं। बालू जी, आई विल लेट यू नो। बालू जी प्लीज। बालू जी, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। माननीय जी। सर, इसकी दृष्टि से जो बात अभी बालू जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि 21 एम्बार्केशन पॉइंट थे, यानी 21 हवाई अड्डों से हज यात्री जाते थे। अब जो है इस बार 10 हवाई अड्डों से जाने का, लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं बाइलेटरल एग्रीमेंट का। ओके, सऊदी अरब से बाइलेटरल एग्रीमेंट होगा, उनके क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या चीजें होंगी, वो उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 श्री अरुण कुमार सागर। प्रश्न संख्या 163, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में बरेली शाहजहांपुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के निर्माण कार्य की निष्पादनकारी एजेंसी निर्माण सामग्री के संबंध में निर्धारित किए गए मानकों की अनदेखी करते हुए घटिया गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करके केंद्रीय निधियों का घोर दुरुपयोग कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है या कराए जाने का प्रस्ताव है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री श्याम सिंह यादव जी।
सुरेश दनोकर जी, श्याम सिंह मैं आप बैठो, बताओ उन्होंने क्या जवाब। प्लीज 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 बैठो, आप जो उन्होंने कहा कि उस देश की गाइडलाइन की पालना करेंगे और उस गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया ठीक ठीक। मैं श्याम सिंह यादव जी। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जौनपुर से बनारस जाने वाली सड़क और जौनपुर से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क काफी हद तक तो बन गई है, लेकिन बीच बीच में कई किलोमीटर के उसमें पैचेज हैं, अभी नहीं बने हैं, जिससे पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होती है, बहुत इनकन्वीनियंस होती है। ये कब तक पूर्ण रूप से बन जाएगी माननीय मंत्री? अध्यक्ष जी, वैसे ये सवाल जो है सिर्फ बहुत पर्टिकुलर था, सीतापुर और बरेली के बीच की रोड का था। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, मेरे पास अगर आते हैं तो मैं उनको पूरे तरीके से वाकिफ करा दूं। क्वालिटी का सवाल था केवल। श्री रंगप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि परियोजना में लगे पर्यवेक्षण सलाहकार ने नियमित रूप से काम की गुणवत्ता की निगरानी की है। मेरी गुणवत्ता की निगरानी के ऊपर ही सवाल है। मेरे चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 548 पलेदरी से शाहपुर मुड़बार कर्जत जाते हुए ये रास्ता मुंबई आगरा और मुंबई गोवा राजमार्ग को जोड़ता है। करीबन 51 किलोमीटर की ये रास्ता है और मैंने कई बार शिकायत की है कि ये काम पूरी गुणवत्ता से नहीं होता है। आज भी काम चालू है, बारिश की वजह से वहां गड्ढे पड़े, काम किया है, 1 बरस में पूरी तरह से रास्ते का काम खराब हुआ है। मैं ये मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? एक तो राष्ट्रीय महामार्ग का ये काम आपके मंत्रालय से जुड़ा है, इसकी निगरानी MSRDC करती है, कौन जवाबदारी लेगी? MSRDC जवाबदारी लेगी, ये आपका मंत्रालय लेगा? ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, वैसे ये सवाल इससे संबंधित नहीं है, सिर्फ मैं एक मोटा आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जो भी चाहे नेशनल हाईवे का कहीं भी चल रहा हो, वहां पर एक सुपरविजन कंसल्टेंट को नियुक्त किया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, ना ही NHAI का है, और ये क्वालिफाइड व्यक्ति होता है जिसको इस चीज की जिम्मेवारी दी जाती है कि वो गुणवत्ता को चेक करे। इसके अलावा अथॉरिटी इंजीनियर होता है, जो कि फिर से स्वतंत्र होता है, जिसको ये काम दिया जाता है। अगर आपको इसके अंदर कोई शिकायत मिलती है, आप हमारे तक लाएं। मैंने 4 बार शिकायत की है। नहीं, आप हमसे शिकायत करिए, मुझे दीजिए, उसके ऊपर एक्शन होगा। श्री सुरेश दनोरकर जी। अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे 930 वनी वरोरा शेम्बल और पटाला की जमीन अधिग्रहण मुआवजा में काफी अंतर है। NH 361 पर आर्नी के पास की जमीन अधिग्रहण न होना, NH का काम रात में न करने की परवानगी महाराष्ट्र माइनिंग डिपार्टमेंट ने नहीं दी है, जिसके काम की गति पे असर हो रहा है। WCL का OB जो नेशनल हाईवे के काम में लगती है, उस पर WCL और माइनिंग दोनों रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं। दुगनी रॉयल्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्टर के नुकसान हो रहा है। ये सब समस्या कब दूर होगी? अध्यक्ष जी, समस्या प्रदेश की है। रॉयल्टी प्रदेश चार्ज करता है, समय प्रदेश नियुक्त करता है। आप प्रदेश सरकार से अगर इस चीज का निवेदन करेंगे तो ये सॉल्व हो सकता है। जहां तक आपका सवाल है, जो मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा स्टेट की रेवेन्यू अथॉरिटी नियुक्त करती है। जहां तक NHAI का सवाल है, जो अथॉरिटी नियुक्त करती है वो मुआवजा हम पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 श्री बालाशोरी बल्लभ नेनी जी। क्वेश्चन नंबर 164। प्रश्न संख्या 164। क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की राज्यवार संख्या कितनी है? ख गत 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है? ग क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का
योगदान कम होता जा रहा है और केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO के अनुसार ये योगदान इस समय मात्र 30% के स्तर पर है। और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की योजना किस प्रकार आगामी 4 से 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर 40% के स्तर पर लाने की है। नारायण राणे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया। सर, the MSME sector is playing a very crucial role in the balanced growth of our economy. This sector is not only generate huge employment but also makes significant contribution in country's export business. Unfortunately, the incentives which is needed to be given to this sector is missing. Sir, we have also not been able to create a MSME friendly environment in the country. As a result, the entire sector is in problem. Sir, recently, while replying to the start question number 36 on 30th 11/2021, the Honorable Minister of State of Home Affairs informed to the House that 11,716 businessmen had committed suicides. And this is compared to last year, 30% more. Sir, it can easily be stated that most of these businessmen must be from MSME sector. In this situation, small traders and entrepreneurs from MSME are looking eagerly to Parliament to remove their problems. Sir, I would like to know from the Minister, the monetary, physical and other new measures are being proposed by the government to give required boost to the MSME sector, and what measures are being proposed to enter to more entrepreneurs लिख कर भी लेके आते हैं ना तो भी शॉर्ट में लेके आओ। थैंक यू सर। लेकिन प्रश्न तो शॉर्ट में पूछेंगे, शॉर्ट में उत्तर देंगे, चलेगा। प्रश्नकाल 1 घंटे का रहता है, 1 घंटे में 20 क्वेश्चन है। जिनकी लॉटरी आई है 20 की, उनके साथ अनजस्टिस हो जाएगा ना 18 नंबर 16 नंबर और। आप शॉर्ट में जवाब दें, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे तो ठीक रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा है, वो कार्यकाल जो है वो कार्यकाल कोरोना का है और कोरोना का कार्यकाल होने से उस पे जीडीपी पे असर हुआ है। हम इस क्षेत्र को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें उद्योग क्षेत्र में काफी काम करना है। इसलिए हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में काफी योजना भी शुरू की है। वो आपको 4-5 योजना मैं पढ़कर बताता हूँ कि PMMEGP, पंतप्रधान रोजगार सृजन योजना, स्फूर्ति की योजना, खादी ग्रामीण उद्योग, नेशनल ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम, टूल रूम, ये सभी योजना हम पिछले साल जीडीपी का जो बड़ा इंक्रीज होना रुका था या कम हुआ था, उसकी रिकवरी करने के वजह से उसलिए क्या हम ये योजनाएं शुरू की। माननीय हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने इस योजना के लिए काफी फंड भी दिया। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। Sir, my second question is that taking into account the significant part of MSME sector is our GDP. There is an urgent need of find ways and means to help MSME sector. However, due to the poor cash flows and less demand for the end products together with the COVID impact, most of the units are struggling to maintain their standard account status with banks. So I would like to know from the Honorable Minister, what proactive steps being taken by the government to assist these MSMEs to overcome these problems? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं योजना पढ़ के बताया है, वो सभी योजना को केंद्र सरकार ने काफी पैसा दिया है। 4.5 लाख करोड़ रुपया ये योजना के लिए
पीएम साहब ने दी है और यही सभी योजना का प्लानिंग हो चुका है। इसका भी ब्यौरा आने वाले मार्च 2022 में आ जाएगा कि ये 5 सालों में कि हमने जीडीपी में ग्रोथ कितना किया। श्रीमती कनिमोजी। Thank you, sir. Sir, in your reply, you've said that there are over 49,000 MSMEs in Tamil Nadu. In a policy note by the Tamil Nadu government in 2017-18, they have mentioned that after the GST demonetization and because of COVID, around 50,000 MSMEs have closed down, and many are on the verge of closing down. You've mentioned that there are a lot of government schemes, but when I've spoken to, there are a lot of MSMEs in my constituency, Thoothukudi, and when I speak to the people who over there and those industrialists, they seem to have got none of the schemes and they're not even aware of it. What are you doing to reach out to these industrialists and MSMEs which are on the verge of closing down? And if you close down these MSMEs, I think it's going to have a very bad impact on the economy of the country. Absolutely right. Thank you, sir. Very good question. कोरोना के कार्यकाल में जो उद्योग बंद हुए और अभी बंद होने जा रहा है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। मैं इसमें कहना चाहता हूं नहीं, उनका क्वेश्चन है कि उद्योगपतियों को जानकारी नहीं इन स्कीमों की। नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति को जानकारी नहीं हुआ तो बंद कैसा? जो बंद हुए और जहां हमने सर्वे किया उसमें जो बंद निकले हैं उसकी संख्या हमने यहाँ लिखी है, और बंद नहीं हुए या होते हुए उसकी संख्या इसमें नहीं है। ये 49। आप तो ये बताओ कि उद्योगपतियों की जानकारी के लिए अभियान चलाओगे क्या, ये पूछना चाहती हूँ। अभियान चलाओगे, ऑनलाइन से हम बताएंगे, अब हम उसके लिए अभियान भी चलाएंगे और इसकी जानकारी भी दे देंगे। थैंक यू। 165 एस मुनिशामी। प्रश्न संख्या 165। क्या विद्युत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या देश के प्रत्येक परिवार के लिए बिजली उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न स्रोतों जैसे कोयला, परमाणु, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, पवन, सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किए जाने की योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और प्रत्येक परिवार के लिए बिजली उपलब्ध कराए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? राजकुमार सिंह, विद्युत मंत्री। माननीय मंत्री जी। हाउस। श्री कल्याण बनर्जी जी। In our state, there is a scheme to this extent that in any educational institution which is having an electricity cost for more than 10,000, then solar plant is being installed to give that institution for the electricity supply, so that electric consumption is not much. But practically it could not be reached to in every institution itself. Some institutions have got it. My question is that if this, by the way of solar energy, this is being installed in all over India in every educational institutions, electricity supply is given. Two things are there. That one is that educational institution will not suffer heavy electrical cost, heavy cost for electric energy. And in the rural areas where the institutions are there, their electricity connections are not there. Even if it is there, very low voltage, that will be benefited for the students also, especially in the summer days when they read it. That's my question, whether that type of scheme has been there or not. Mr. Chairman, sir, we don't have a specific scheme for institutions. We assist the states in setting up solar parks, which is large grid-scale parks of about 500 megawatts up to about 2,000 megawatts each. We have a scheme for rooftop, but that does not extend to institutions. So this is an area
for which we don't have any subsidy scheme as of now. Question number 166, Professor Sogat Rai. Question number 166. प्रश्न संख्या 166। क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क वायुयानों एवं उनसे जुड़े उपकरणों तथा कलपुर्जों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? ख क्या सरकार ने देश में वायुयानों के वित्त पोषण एवं उन्हें पट्टे पर दिए जाने संबंधी रूपरेखा के लिए गठित कार्य समूह की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की है? ग यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और घ क्षेत्रीय यातायात वायुयान आरटीए के विकास के लिए विशेष प्रयोजन साधन एसपीवी की स्थिति क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर विमानन मंत्री। माननीय मंत्री जी, टेबल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Sir, the minister has given a reply which is very skillful. My question was whether the government has taken any steps to improve civil aircraft manufacturing in India. Now we have to buy almost 7 lakh crores of aircraft from Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, etc. They are dominating the whole market. Now it was expected that with Make in India, we shall be starting to make civilian aircraft. May I know from the Honourable Minister what steps he is taking to start real manufacturing of passenger aircraft in India? We have done well in the field of military aircraft, but in passenger aircraft we are far behind. Will the young enthusiastic minister take some steps in this regard? So the member is very correct that the civil aviation sector consists of just not only airline operations and airport operations, but the whole ecosystem must develop. And in order for that ecosystem to develop, the industry must go from nascency towards growth phase, which is where we are going today. So not only airlines and airports, but MROs, FTOs, aircraft manufacturing, these are very, very important parts for the growth of the civil aviation sector in any country. There are two methods to look at this. One is a top-down approach, where you build a whole aircraft, or a bottom-up approach, from where you look at building components, rising to the level of aircraft. And I'm pleased to report through you, sir, to the House, that India has advanced tremendously over the last 3 or 4 years towards manufacturing full aircraft. At the date today, we have Boeing and Tata in a joint venture called Tata Boeing Airspace Limited, which is today manufacturing the Apache fuselages in India for not only operation within India, but internationally as well. They are being exported. Also, Airbus has tied up with Tata Advanced Systems to put in a joint bid to replace the Avro aircraft of the IAF with Airbus C295 machines for medium transport. Along with that, Hindustan Aeronautics Limited, which is really the linchpin of our manufacturing capability in India, has taken 5 very important steps in the area of aircraft manufacturing. First, 2 civil aviation Dornier 228s have already been manufactured in India and are being provided to Alliance Air. Second, made in India, we are manufacturing today, as you said, Atmanirbhar Bharat, Sogat Rai Sahab, we are manufacturing the Indian version of the Dornier 228, which is called the Hindustan 228 in India, and 6 civil aircrafts are under production with our own internal funding of HAL. Third, there is an MOU that HAL has entered into with CSIR and National Aerospace Laboratories to produce the Saras aircraft. The Saras aircraft is a 14-seater turboprop aircraft which will be used for regional transport within India. Fourth, we are also producing a 19-seater light transport aircraft within India with CSR to give a new impetus to regional transport. And finally, the ALH, the Air Light Helicopter Dhruv, is also being produced by HAL. So we are progressing very rapidly in this area of manufacturing of aircraft, which Saugata Rai ji rightly pointed out is very important to provide the core impetus for aircraft and airline civil aviation sector in India. Saugata Rai ji, supplementary. Sir, China has already built up its own aircraft manufacturing capacity. Brazil
has nationalized Embraer and they are manufacturing planes. Now, when we are buying small aircraft, Indigo has ordered for buying ATR 72. They have ordered for buying 50 ATR 72. Now, these smaller aircraft are necessary to have local, for the Udan scheme, to have local taxi services. Now, my question is, what is the, I also know, as the minister rightly mentioned, that Tata Advanced System, Mahindra Aerospace, Bharat Forge, they are building capacity to manufacture aircraft. Only Reliance Defense, owned by Anil Ambani, is a non-starter. May I know from the Honourable Minister whether any replacement for ATR 72s is planned by the ministry, and whether he is setting up any system to regulate the air taxi system for flying short distances of air taxis on the Udan scheme. Sir, through you, I'd like to place on the table of the House that as far as short distance is concerned, we have 2 optional aircraft possible to fly those short distances under Udan. And those short distances are in the range of 300 nautical miles and upwards. That is one, the ATR 72. There's another version of that, a smaller version called the ATR 42. But we have not got that in our fleet as of today. But there's also the Bombardier Q400. So both these aircraft are turboprop aircraft which have a capacity of between 55 to 72 seats, which are being used to fly these routes. Udan has been a very, very successful scheme in terms of viability gap funding to connect previously unconnected or underconnected locations. And under that scheme, not only have we provided connectivity between smaller cities and large metros, but we have also built 63 airports, heliports and waterdromes. So our dream of making sure that we grow from the earlier 74 airports prior to 2014 to 138 airports that we are today. So we have almost doubled the number of airports within 7 years, sir. And along with that, we plan to grow to 220 in the next 4 to 5 years. So increasing that infrastructure is an imperative, and we will surely deliver on that. I would like to apprise the honourable member. Thank you. प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in Lok Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.